अध्याय 24 रक्त परिसंचरण तंत्र कक्षा 12, जिसमें हमने अभी तक बात की है परिसंचरण के बारे में, रक्त के बारे में, रुधिर समूह के बारे में, आरएच कारकों के बारे में और रुधिर वाहिनियों के बारे में हमने अभी तक बात की है। हृदय की आंतरिक व बाह्य संरचना के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्याय 24वां रक्त परिसंचरण में पढ़ेंगे हृदय की क्रियाविधि कि हृदय किस तरीके से कार्य करता है या हृदय की कार्य प्रणाली किस तरीके से धड़कता है, धड़कने में कौन सी पेशियां जिम्मेदार हैं, हृदय का धड़कना जिससे रुधिर का पंप होना, पंप होकर रुधिर संपूर्ण शरीर में सभी कोशिकाओं तक रुधिर का पहुंचना, ये जो सभी प्रक्रिया है वो आज हम देखने वाले हैं। हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि हृदय की जो क्रियाविधि है या कार्य प्रणाली है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है हृदय स्पंदन जिसे हार्ट बीट कहते हैं, दूसरा है हृदय चक्र जिसे कार्डियक साइकिल कहा जाता है। कार्डियक साइकिल का मतलब या हृदय चक्र का मतलब होता है कि संपूर्ण शरीर में रुधिर का एक संचरण होना या परिसंचरण होना। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा कि संपूर्ण कोशिकाओं से रुधिर महाशिराओं के द्वारा हृदय के दाएं भाग में आएगा, दाएं भाग से फिर वो दाएं नीले में जाएगा, दाएं नीले से फिर फेफड़ों में, फेफड़ों से बाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में और बाएं नीले से संपूर्ण शरीर में। तो ये एक चक्र हो गया और वो चक्र हृदय चक्र कहलाता है। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले हृदय स्पंदन की, हार्ट बीट की, कि हृदय का धड़कना क्या है और हृदय किस तरीके से धड़कता है और धड़कने के पश्चात हृदय में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो देखिए हृदय स्पंदन, इसे अंग्रेजी में हार्ट बीट कहा जाता है। बीट का मतलब होता है धड़कना और हमने आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि 1 मिनट में हृदय लगभग 70 से 80 बार, एग्जैक्टली 72 टाइम्स बीट करता है और पर डे जो हार्ट है लगभग 7600 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। तो बड़ी ही ये इंटरेस्टिंग ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का हार्ट, जो एक मस्कुलर या मांसपेशियों से डेवलप्ड ऑर्गन है, इसलिए इसे पेशी जनित भी कहा जाता है और ये मायोजेनिक प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे हृदय स्पंदन की क्रिया के बारे में, क्रियाविधि पढ़ेंगे हृदय की। तो देखिए हृदय जो है उसमें लगातार स्पंदन होते रहते हैं। स्पंदन का मतलब हो गया बीट, मतलब धड़कनें उत्पन्न होती रहती हैं। हृदय में लगातार स्पंदन होते रहते हैं, हृदय धड़कता रहता है। किसकी वजह से? देखिए हृदय की जो अग्र महाशिरा है, जो धमनी होती है, वैसे उसको शुद्ध रुधिर को लेके आती है वो। अग्र जो महाशिरा है वो दाएं आलिंद में आके खुलती है और दाएं आलिंद में जहां खुलती है, दाएं आलिंद के पास में एक ऐसे नोड जिसे कहा जाता है शिरा आलिंद घुंडी, वो उसके अंदर स्पंदन उत्पन्न करती है या विभव उत्पन्न करती है। तो उस प्रक्रिया को हम देखेंगे। पहले हम आपसे बात कर लेते हैं हृदय स्पंदन की, कि हृदय में लगातार स्पंदन होते रहते हैं। एक हृदय स्पंदन में एक बार हृदय में संकुचन व एक बार हृदय में शीतलन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हृदय में बीट होगा, स्पंदन होगा, एक स्पंदन की बात कर रहा हूं, एक स्पंदन की क्रिया जैसे ही होगी तो एक बार हृदय जो है संकुचित होगा, फैलेगा, और एक बार शीतलन होगा। मतलब एक बार तो उसका संकुचित होना और एक बार उसका शिथिलन होना, वो कहलाता है एक स्पंदन। तो ध्यान देना कि एक हृदय स्पंदन में, यानी कि एक बार जो स्पंदन होगा उसमें हृदय संकुचित भी होगा और शिथिलन भी होगा, वो कहलाएगा एक हृदय स्पंदन। तो देखिए एक हृदय स्पंदन में एक बार हृदय में संकुचन होता है तथा एक बार शिथिलन होता है, वो एक हृदय स्पंदन कहलाता है, यानी कि एक हृदय की बीट कहलाती है। आगे बात करते हैं। संकुचन जो है इसे सिस्टोल कहा जाता है और शिथिलन जो है इसे डायस्टोल कहा जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि एक संकुचन और एक शिथिलन
को सम्मिलित रूप से हार्ट बीट कह सकते हैं हम। ध्यान देना, संकुचन को मैंने क्या कहा, सिस्टोल, शिथिलन को डायस्टोल कहा। यानी कि एक बार संकुचन होना, एक बार शिथिलन होना, या एक बार सिस्टोल और एक डायस्टोल को सम्मिलित रूप से मैंने हृदय स्पंदन कहा है। यानी कि हृदय का एक बार संकुचित होना और एक बार शिथिलित होना, वो हृदय स्पंदन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कि संकुचन को सिस्टोल व शिथिलन को डायस्टोल कहा जाता है। एक सिस्टोल व एक डायस्टोल को सामूहिक रूप से हृदय स्पंदन कहते हैं। ध्यान देना, मैंने भी यही आपसे बात करी है कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय स्पंदन कहा जाता है। यानी कि हृदय का एक बार संकुचित होना और शिथिलन होना, मतलब एक बार तो कंस्ट्रक्शन उसके अंदर होना और रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस, दोनों कंडीशनें को सम्मिलित रूप से जो होंगी वो हार्ट बीट कहलाएगी। आगे हम बात करते हैं हृदय के स्पंदन में। तो मानव हृदय को पेशी जनित कहा जाता है, यानी पेशियों से निर्मित। मानव हृदय को पेशी जनित कहा जाता है, इसलिए ये मायोजेनिक प्रकार का होता है, इसलिए मायोजेनिक भी हम कह सकते हैं। अब मायोजेनिक क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हृदय को मायोजेनिक क्यों कहा जाता है या पेशी जनित क्यों कहा जाता है। देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी पेशियां हैं वो बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने के बाद में संकुचित होती हैं, जबकि हृदय की जो पेशियां हैं वो स्वयं के द्वारा ही संकुचित हो जाती हैं। देखिए, इसके अंदर हम आगे देखते हैं, हमने क्या देखा है कि मानव हृदय को पेशी जनित या मायोजेनिक कहा जाता है। अब मायोजेनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हृदय की पेशियां स्वयं ही उद्दीपित होकर स्पंदन करती हैं, मतलब इनको बाह्य उद्दीपनों की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं के द्वारा ही उद्दीपित होकर स्पंदन की क्रिया को करती हैं या स्पंदित होने लगती हैं। जबकि देखो, हृदय की पेशियां कैसी हैं, स्वयं के द्वारा संकुचन होने वाली, जबकि बाह्य पेशियां जो होती हैं वो उद्दीपन ग्रहण करने के बाद में संकुचित होती हैं, और हार्ट वाली या हृदय वाली जो पेशियां हैं वो स्वयं के द्वारा संकुचित होती हैं। तो देखो, मैंने भी आपसे कहा था कि मायोजेनिक की, हृदय को मायोजेनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हृदय के अंदर विशेष प्रकार की पेशियां उपस्थित होती हैं जो बिना किसी उद्दीपनों के संकुचित होती हैं, जबकि जो बाह्य पेशियां होंगी वो उद्दीपन ग्रहण करने के बाद में संकुचित होंगी, इसलिए हृदय को मायोजेनिक कहा जाता है। मैं आपको दोबारा इसको क्लियर कर देता हूं। मानव हृदय को पेशी जनित कहा जाता है क्योंकि हृदय की पेशियां स्वयं ही उद्दीपित होकर स्पंदन करती हैं, जबकि बाह्य पेशियां उद्दीपन ग्रहण करने के बाद संकुचित होती हैं। हृदय को बाह्य उद्दीपनों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें ऐसे नोड उपस्थित होता है, और ऐसे नोड को गति निर्धारक कहा जाता है, हृदय का पेस मेकर कहा जाता है, क्योंकि ऐसे नोड नहीं हो तो अपने हार्ट के अंदर जो स्पंदन की क्रिया होगी वो नहीं होगी, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट में कोई क्रिया नहीं होगी, विभव उत्पन्न नहीं होगा। विभव उत्पन्न नहीं होगा तो ब्लड जो है आलिंद से नीले में, नीले से आलिंदों में या संपूर्ण शरीर में नहीं पहुंचेगा। आगे हम बात करते हैं हृदय के बारे में। मानव हृदय में विशेष प्रकार का पेशीय विन्यास पाया जाता है। पेशीय विन्यास मतलब, विन्यास का मतलब हो गया कि मानव हृदय में जो पेशियां हैं उनमें एक स्पेस के हिसाब से विन्यास उपस्थित होता है, और वो पेशीय विन्यास जो हैं उन पेशीय विन्यासों को हृदय का चालन तंत्र कहा जाता है, क्योंकि वो पेशीय विन्यास जो हैं उस पेशीय विन्यास में लगभग ऐसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे तंतु, हिंस के समूह ये उपस्थित होते हैं। ये करते क्या है, ऐसे नोड गति निर्धारक कहा गया है। अब उसमें विभव उत्पन्न होंगे, उससे विभव एबी नोड में आएंगे, एबी नोड से हिंस के समूह में वो चले जाएंगे, हिंस के समूह उन उद्दीपनों को या विभव को ग्रहण करके पुरकिंजे तंतु तक पहुंचाएगा, और पुरकिंजे तंतु जो है वो नीले की दीवारों तक उस विभव को या उद्दीपनों को पहुंचाएंगे, और नीले की दीवारों से फिर नीले में संकुचन और प्रकुंचन या शीतलन की प्रक्रिया होगी। तो हम देखते हैं कि मानव में विशेष प्रकार की पेशीय विन्यास पाया जाता है, जिसे हृदय का चालन तंत्र कहते हैं। वो जो पेशीय विन्यास है उसे हृदय का चालन तंत्र कहा जाता है, जिसे हृदय चलता है। जिसमें क्या क्या होगा देखिए, जिसमें ऐसे नोड, एबी नोड,
हिंज समूह व पुरकुंजी तंतुओं को शामिल किया गया है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हृदय का चालन तंत्र में कौन कौन से तंतु या अंगों को शामिल किया गया है, तो ऐसे नोड, एवी नोड, हिंज के समूह व पुरकुंजी तंतुओं को शामिल किया गया है। आगे हम बात करते हैं, ये जो हृदय के चालन तंत्र है, जैसे ऐसे नोड, एवी नोड, हिंज के समूह, पुरकुंजी तंतु, ये करेंगे क्या, इनका कार्य क्या होगा। देखो, चालन तंत्र तो होगा, चालन तंत्र मतलब चलाने वाला, मतलब हृदय को चलाने वाला। और हृदय को चलाएंगे कैसे, ये क्या करते हैं। देखो, हमने भी आपसे बात की थी कि हृदय क्या है, पेशी जनित है, और हृदय में क्या मौजूद है, विशेष प्रकार की पेशी विन्यास, और उन पेशी विन्यासों में क्या मौजूद है, एवी नोड, ऐसे नोड, हिंज के समूह, पुरकुंजी तंतु। अब वो क्या करते हैं, हम वापस एक बार आते हैं बाह्य पेशियों के अंदर। तो बाह्य पेशियां क्या कर रही थी, उनको उद्दीपन मिल रहे थे, उद्दीपनों को ग्रहण करने के बाद वो संकुचित हो रही थी, जबकि हृदय जो है बिना बाह्य उद्दीपनों के ही संकुचित होता है। इसका कारण क्या है मैन, इसका कारण मैन है चालन तंत्र, क्योंकि हृदय में विशेष प्रकार की जो पेशियां हैं उनमें चालन तंत्र मौजूद होते हैं, और वो चालन तंत्र क्या करते हैं, बिना उद्दीपनों को हृदय में विभव उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन बनता है यहां पर कि जो चालन तंत्र है हृदय के, उनका क्या कार्य है। तो हृदय के जो चालन तंत्र है वो बाह्य उद्दीपनों के बिना ही क्रिया विभव उत्पन्न करते हैं हृदय में। आगे हम बात करते हैं, मानव हृदय में दो पेशीय घुंडियां पाई जाती हैं। दो पेशीय घुंडियां पाई जाएंगी, एक तो पाई जाएगी आपकी, ध्यान देना यहां पर, जहां से महाशिरा के खुल रही है दाएं आलिंद में वहां पर, और दूसरी पाई जाएगी अंतरा आलिंद जो निलय है उसके नीचे। तो देखिए, मानव हृदय में दो पेशीय घुंडियां पाई जाती हैं। पहली है ऐसे नोड, दूसरी है एवी नोड। ऐसे नोड को कहा जाता है शिरा आलिंद घुंडी, एवी नोड को कहा जाता है आलिंद निलय घुंडी। ध्यान देना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे नोड को कहा जाता है शिरा आलिंद घुंडी, और एवी नोड को कहा जाता है आलिंद निलय घुंडी। पहले हम बात करते हैं ऐसे नोड की, जिसे कहा जाता है शिरा आलिंद घुंडी। अब ये करती क्या है, देखो हमने क्या कहा है कि मानव हृदय में दो पेशीय घुंडियां होंगी, पहला ऐसे नोड, दूसरा एवी नोड। अब हम पहले बात कर रहे हैं ऐसे नोड की। ऐसे नोड क्या होगा, सिंपली मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण शरीर से जो रुधिर लेके आती हैं महाशिरा, और वो भी अग्र महाशिरा, जैसे ही वो दाएं आलिंद में आके खुलेगी, तो जहां दाएं आलिंद में वो महाशिरा, अग्र महाशिरा के खुल रही है, उस महाशिरा के पास में या महाशिरा के खुलने वाले स्थान पर ऐसे नोड उपस्थित होता है। तो देखिए, यह घुंडी दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा के खुलने वाले स्थान पर होती है। ध्यान देना, ऐसे नोड कहां उपस्थित होगा, दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा जहां खुलेगी उसके स्थान पर यह मौजूद होता है। अब ये करेगा क्या वहां पर, देखिए, जिसके द्वारा स्पंदन क्रिया शुरू होती है। देखिए, स्पंदन की क्रिया शुरू होगी। अब स्पंदन की क्रिया शुरू होगी, इसलिए इसे गति निर्धारक कहते हैं, या पेस मेकर भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहां पूछ लिया जाता है कि ऐसे नोड को पेस मेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हृदय में स्पंदन की क्रिया शुरू कर देता है। या यूं कहें कि हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है, तो हृदय का पेस मेकर ऐसे नोड को कहा जाता है। या यूं कहें कि हृदय का गति निर्धारक किसे माना गया है, तो हृदय का गति निर्धारक ऐसे नोड को माना गया है। ऐसे नोड क्या करता है, ऐसे नोड स्पंदन उत्पन्न करता है या गति का निर्धारण करता है। आगे देखिए, इसे हृदय का हृदय, ध्यान देना, ऐसे नोड जो है उसे हृदय का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे नोड नहीं तो हृदय का स्पंदन होना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ऐसे नोड को हृदय जो है हृदय का हृदय कहा जाता है। तथा या यूं कहें कि हृदय का मस्तिष्क भी ऐसे नोड को माना जाता है, क्योंकि ऐसे नोड है तो हृदय में स्पंदन की क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ऐसे नोड को हृदय का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो हमने ऐसे नोड के बारे में बात की कि ऐसे नोड क्या है, कहां मौजूद होगा,
जहां पर दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा खुलेगी वहां उस स्थान पर ये ऐसे नोड उपस्थित होगा। ये ऐसे नोड क्या करेगा, ये ऐसे नोड स्पंदन की क्रिया शुरू करता है। इस ऐसे नोड को गति निर्धारक या पेसमेकर कहा जाता है। इस ऐसे नोड को हृदय का हृदय भी कहा जाता है और इस ऐसे नोड को हृदय का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एवी नोड की, आलिंद निलय घुंडी की। ध्यान देना, यह घुंडी अंतरा आलिंद पट के आधारीय भाग में होती है। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर ये दायां आलिंद बनाया है, ये दायां निलय बनाया है। ये दायां आलिंद, ये दायां निलय। दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो एक पट है इसे अंतरा आलिंद पट कहा जाता है। ध्यान देना, ये दायां आलिंद, ये दायां निलय, इन दोनों के बीच में एक पट उपस्थित होगा। उस पट को अंतरा आलिंद पट कहा जाता है। अब ये पट क्या करता है, इन दोनों के रक्त को, मतलब दाएं आलिंद और दाएं आलिंद व बाएं आलिंद के अंदर जो रक्त भरा हुआ है, दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त है, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त है, इन दोनों के रक्त को मिलने नहीं देता। अब यहां पर क्या है, अंतरा आलिंद पट, तो इन अंतरा आलिंद पट के पास में उपस्थित होगा एवी नोड। यहां पर उपस्थित होगा आपका एवी नोड, और ये एवी नोड धीरे धीरे अंतरा निलय के अंदर चला जाता है और अंतरा निलय से फिर दीवारों में, निलय की दीवारों में पहुंच जाता है। निलय की दीवारों से फिर निलयों में संकुचन व शीतलन की क्रिया होती है। तो देखिए, एवी नोड क्या है, आलिंद निलय घुंडी है। कहां उपस्थित होगी, यह घुंडी अंतरा आलिंद पट के आधारीय भाग। तो अंतरा आलिंद पट कौन सा है, दोनों आलिंदों के बीच वाला पट, ये वाला पट अंतरा आलिंद पट है। आगे देखते हैं एवी नोड से। देखो यहां पर एवी नोड उपस्थित है। एवी नोड से कुछ पेशीय समूह निकलते हैं, कुछ पेशियों के समूह निकलते हैं जो अंतरा निलय पट में प्रवेश करते हैं। अब अंतरा निलय पट की बात हम करेंगे। ये दायां निलय, ये बायां निलय। दायां निलय और बायां निलय के बीच में जो पट होगा उस पट को अंतरा निलय पट कहते हैं। ये पट भी वही काम करेगा, इन दोनों के रुधिर को आपस में मिलने नहीं देगा। और ये अंतरा निलय पट है और ये है अंतरा आलिंद पट। दोनों आलिंदों के बीच में जो पट होगा अंतरा आलिंद पट, और दोनों निलय के बीच में जो पट होगा वो अंतरा निलय पट कहलाएगा। अब देखिए हमने क्या कहा है कि ऐसे नोड कहां उपस्थित होगा, अंतरा आलिंद पट जो है उसके आधारीय भाग पर ये उपस्थित होंगे। अब ये क्या होंगे, ये जो एवी नोड हैं इनमें पेशीय समूह उपस्थित होते हैं जो अंतरा निलय पट में प्रवेश करते हैं और इनको यहां पर हिंज के समूह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि एवी नोड में जो पेशीय समूह होंगे वो कहां पहुंच जाएंगे, अंतरा निलय पट में, और अंतरा निलय पट में उन पेशीय समूहों को हिंज के समूह कहा जाता है। अब ये हिंज के समूह जो हैं, ये हिंज के समूह जो हैं निलय की भित्ति में जाकर, ध्यान देना, हिंज के समूह निलय की भित्ति में जाकर छोटे छोटे तंतुओं में बढ़ जाते हैं जिन्हें पुरकिंजी तंतु कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बन चुके हैं कि एवी नोड कहां उपस्थित होगा, अंतरा आलिंद पट के आधारीय भाग पर। ठीक है, दूसरी बात, एवी नोड के अंदर जो पेशीय समूह पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हिंज के समूह कहा जाता है। हिंज के समूह जो हैं, हिंज के समूह जो है निलय की भित्ति में प्रवेश कर कौन से तंतुओं में विभाजित हो जाते हैं, तो पुरकिंजीय तंतुओं में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम दोबारा देखते हैं। ऐसे नोड अंतरा आलिंद पट के आधारीय भाग पर उपस्थित होगा। ऐसे नोड के अंदर पेशीय समूह होंगे जो अंतरा निलय पट में प्रवेश करेंगे और वहां पर इन्हें हिंज के समूह कहा जाएगा। अब ये हिंज के समूह जो हैं जैसे ही निलय की भित्ति में जाएंगे वहां पर छोटे छोटे तंतुओं में बढ़ जाएंगे। अब उन तंतुओं को पुरकिंजीय तंतु कहा जाता है। अब ये क्रिया होगी कैसे, तो देखिए क्रियाविधि देखते हैं। सर्वप्रथम ऐसे नोड की पेशियां उद्दीपित होकर, देखिए सर्वप्रथम ऐसे नोड की जो पेशियां हैं उनमें उद्दीपन होगा। उद्दीपन होगा तो स्पंदन उत्पन्न होगा। जैसे स्पंदन उत्पन्न होगा वहां से एवी नोड उन स्पंदनों को ग्रहण कर लेगा। एवी नोड जैसे ही स्पंदनों को ग्रहण करेगा तो एवी नोड में क्या है, पेशीय समूह हैं। वो पेशीय समूह क्या करेंगे, अंतरा निलय पट में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब ध्यान दीजिए कि ऐसे नोड में
जो पेशियां उपस्थित हैं उनमें स्पंदन उत्पन्न हुआ। स्पंदन जैसे ही उनमें उत्पन्न हुआ तो एवी नोड ने उन स्पंदनों को ग्रहण कर लिया। अब एवी नोड से हिंज के जो समूह हैं उनके द्वारा, इनके द्वारा हिंज के समूहों के द्वारा पुरकिंजे तंतुओं द्वारा, देखो हिंज के समूह एवी नोड की पेशीय समूह हैं, इनमें विभव आएगा। यहां से पुरकिंजे तंतुओं में विभव पूछेगा। पुरकिंजे तंतुओं से विभव निलय की दीवारों में फैल जाएगा और निलय की दीवारों में जैसे ही जाएगा तो स्पंदन की क्रिया क्रमिक रूप से होती रहेगी। तो देखिए इसके नाम देखते हैं। सर्वप्रथम ऐसे नोड की पेशियां उद्दीपित होकर विभव उत्पन्न करती हैं जिसे एवी नोड द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे विभव एवी नोड से हिंज के समूह द्वारा पुरकिंजे तंतुओं द्वारा निलय की दीवारों में फैल जाता है, जिससे स्पंदन की क्रिया क्रमिक रूप से चलती रहती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं इस प्रोसेस को। देखिए सबसे पहले ऐसे नोड में स्पंदन उत्पन्न होंगे। ऐसे नोड से स्पंदनों को एवी नोड ग्रहण करेगा। एवी नोड से स्पंदनों को हिंज के समूह के द्वारा पुरकिंजे तंतुओं तक पहुंचाया जाएगा। वो पुरकिंजे तंतु जो हैं नीलों की दीवारों तक फैला देंगे उस स्पंदन को, और वो स्पंदन जैसे ही नीले की दीवार में पहुंचेगा तो निलयों में संकुचन या शीतलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब इस प्रोसेस को हम देखते हैं। हमने हृदय को 4 कोष्ठों में बांट दिया है, या यूं कहें हृदय को 4 चेंबर्स में डिवाइड किया गया है। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। यहां पर मैंने इसको संपूर्ण शरीर शो किया है, यहां पर मैंने फेफड़े बना दिए हैं। संपूर्ण शरीर से रुधिर, देखो ये रुधिर आ रहा है, अशुद्ध रुधिर है, मिक्स रुधिर है, और ये पहुंच गया है दाएं आलिंद के अंदर। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हृदय में अशुद्ध रुधिर कहाँ होता है, तो दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद में क्या पहुंच गया है, अशुद्ध रुधिर पहुंच गया है। अब दाएं आलिंद में जहां अशुद्ध रुधिर पहुंचा है, यहां पर एक कपाट है, उस कपाट के पास में ऐसे नोड उपस्थित होता है, क्योंकि ये क्या है, अग्र महाशिरा जो दाएं आलिंद में आके खुल रही है, यहां पर ऐसे नोड उपस्थित होगा। अब दाएं आलिंद से अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में पहुंचेगा, और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक कपाट उपस्थित होगा जिसे त्रिवलीय कपाट कहते हैं। ये कपाट दाएं आलिंद से दाएं निलय में जैसे ही रुधिर आएगा तो इन दोनों के बीच में एक कपाट उपस्थित होगा, उसे त्रिवलीय कपाट कहा जाता है। अब दाएं निलय से रुधिर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, और फेफड़ों में यहाँ पर CO2 को निकाल के O2 गैस इसमें मिला दी जाती है, ऑक्सीकरण यहाँ पर हो जाता है। अब फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि हृदय में शुद्ध रुधिर कहाँ होता है, तो बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद से रुधिर बाएं निलय में आता है। ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ पर यह बन जाता है कि बाएं आलिंद से जो रुधिर शुद्ध रुधिर भरा हुआ है दाएं आलिंद में आएगा, तो उन दोनों के बीच में कौन सा कपाट उपस्थित होगा, तो देखिए अब बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में यहाँ पर एक कपाट उपस्थित होगा, उसे द्विवलन कपाट कहा जाता है। अब बाएं निलय से रुधिर संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है ग्रीवादेहिक चाप के द्वारा, और इस प्रकार से ये रुधिर के परिसंचरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमने अभी बात की है हृदय की क्रियाविधि में हृदय स्पंदन की। अब हम बात करेंगे हृदय चक्र के बारे में कि हृदय चक्र किस तरीके से चलता रहता है।